हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हूँ। आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का हम कुछ एमसीक्यू समझेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसीएफ के बारे में कराया था और चीजें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो भी आपको बताया था, तो उसी से रिलेट करके हम आज क्वेश्चंस को करेंगे और अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, फाइनली अगर आप लोग से फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड इन इंडिया। फर्स्ट नेशनल करिकुलम की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो करिकुलम आया था हमारा 1975 में आया था, फिर उसके बाद 1988 में आया, फिर उसके बाद 2000 में आया, देन 2005 में आपका नेशनल करिकुलम है। अब इस समय रीसेंट करिकुलम है। ठीक, तो ये हमारे करिकुलम्स है। हमारा हमें जो पढ़ना है दैट इज एनसीएफ 2005, जो कि हमारा फोर्थ करिकुलम है और सबसे पहला करिकुलम हमारा कब आया है 1975 में। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन इज। अब कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट के बारे में पूछ रहा है चिल्ड्रन की कि स्कूल्स में बच्चों को क्या मेजर डिस्कम्फर्ट होते थे। तो आप लोग को ये पता होगा कि हमारी एनसीएफ है वो किस पे बेस्ड है, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, यशपाल जी ने दिया था। ठीक है, अपने जो रिवाइज एनपीई हुआ था आपका 1993 में, उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है जिसमें ये बताया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन में ये बताया था कि जो बच्चों के बैग का भार होता है हमें क्या करना है, उस चीज को कम करना है। तो राइट आंसर विल बी हेवी स्कूल बैग्स को हमको क्या करना है, कम करना है। सिर्फ वही प्रिसाइड और इम्पोर्टेंट चीजों को रखना है जो बच्चों के डेवलपमेंट में काम आए। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज एज पर एनसीएफ 2005 टीचर कैसा होना चाहिए, बॉस होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, सारा होना चाहिए। तो बॉस नहीं होना चाहिए, लीडर नहीं होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए। कैसे, बच्चों को क्या एक इजी वे में कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना ताकि बच्चे अपने अंदर अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को और समझ को डेवलप कर पाए और चीजों को सीख पाए। तो हमारा टीचर हमेशा क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिकमेंड दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट किस डॉक्यूमेंट ने रिकमेंड किया है, टीचर नीड्स टू एम्पावर्ड to recognize value what children learn from their home, social, culture, environment and create opportunities for children to discover। मतलब कि टीचर को क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बच्चों की जो नॉलेज जो बच्चा घर से लेके आता है, सोशल कल्चर से लेके आता है, उस नॉलेज को यूज करके उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना कि बच्चा डिस्कवरी खुद कर पाए। तो ये आपका किसने रिकमेंड किया है, आपके एनसीएफ ने किया है रिकमेंड। ठीक, इसने ये वही डॉक्यूमेंट है जिसने डिस्कवरी लर्निंग और आपका लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। एनसीएफटी नहीं होगा, ये क्या है आपका टीचर एजुकेशन की बात करता है, और ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या राइट आंसर होगा, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट। सबसे पहला देखिए, टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना ताकि वो मतलब डर में पढ़े, या टू लेबल द चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर। स्लो लर्नर एज इन कि स्लो लर्नर की ऐसे बच्चों को पहचाना जो स्लो लर्नर है, या टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड रेमेडिएशन। मतलब ऐसे बच्चे जिनको करेक्शन की जरूरत है, उन बच्चों को पहचानना। तो सिर्फ यही नहीं होता है, बच्चे की इवैल्यूएशन प्रोसेस सबको ध्यान में रखता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है उसको भी हमको ध्यान में रखना है, साथ साथ उसकी वीकनेस क्या है उसको भी हमको ध्यान में रखना है, ताकि हम उसी तरीके का आपका मेजर्स ले पाए। तो सारे ऑप्शन क्या है आपके इवैल्यूएशन में नहीं आते हैं। ठीक, तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A new national curriculum framework 2005 assigned supplementary and complementary role to English language. This means that अब English language टोटल 9 सब्जेक्ट्स में डील किया था आपका एनसीएफ। हर सब्जेक्ट के बारे में इंग्लिश, सोशल साइंस, आपका ईवीएस सबके बारे में आपको बताया था। तो इसमें देखिए जो इंग्लिश है वो एक सपोर्टिव या सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रोल को प्ले करता है। दिस मीन्स दैट इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। क्या इंग्लिश लैंग्वेज दूसरे सब्जेक्ट्स को भी, क्या लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, करना चाहिए, या लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज, या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज अ हिंड्रेंस टू लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज। मतलब एक तरीके से हिंड्रेंस है, बाधा क्रिएट करता है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वायलेट्स द मदर टंग।
ये क्या वायलेशन ऑफ मदर टंग है कि रीजनल लैंग्वेज यूज ना। तो राइट आंसर विल बी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर सके, दूसरे सब्जेक्ट को भी सपोर्ट कर सके। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ के चेयरमैन कौन थे? आपके यशपाल जी थे, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के रिकमेंडेशन, इन्होंने क्या दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट, पीओई का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था, ठीक। और जिसके बेसिस पे आपके एनसीएफ 2005 है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए, द मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल वर्क इन करिकुलम। प्रैक्टिकल वर्क करिकुलम में होना चाहिए, इसका मेन पर्पस क्या है? रिड्यूसिंग ओवर एम्फेसिस ऑन थ्योरी, थ्योरी पे एम्फेसिस कम करना, डेवलपिंग वेरियस स्किल्स इन स्टूडेंट, डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करना, हेल्पिंग स्टूडेंट टू स्कोर बेटर इन एग्जामिनेशन, अच्छे मार्क्स लेके आने में हेल्प करना, या कीपिंग स्टूडेंट एंगेज थ्रू आउट द ईयर, बच्चों को एंगेज रखना थ्रू आउट द ईयर। तो राइट आंसर विल बी रिड्यूसिंग ओवर एम्फेसिस ऑन थ्योरी। ओवर एम्फेसिस मतलब हम ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चों को थ्योरी ही पढ़ाएंगे तो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, वो रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे लिए प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान में दीजिएगा। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the National Curriculum Framework. The National Curriculum Framework is one of the prepared framework published by Dash in 1975, 88, 2000, 2005. तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो हमारा किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की गई थी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन इन एनसीएफ 2005 इज, आर्ट को एजुकेशन में लेके आना ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन देखिए, टू इम्प्रूव लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करना, या टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक, एक साइंटिफिक तरीके से सोचना डेवलप कराना, या अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज, या जो हमारे सांस्कृतिक चीजें हैं उसको अप्रिशिएट करना, उसको अपने मतलब जीवन काल में इंक्लूड करना, इंपॉर्टेंस देना, या विजिट हिस्टोरिकल या विजिट हिस्टोरिकल साइट्स पे विजिट करना। तो राइट आंसर विल बी टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज। हमारे अंदर कल्चरल हेरिटेज की कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, हमें उसका महत्व पता होना चाहिए कि क्या महत्व रखता है हमारी संस्कृति, इसीलिए हमारे आर्ट एजुकेशन को इंक्लूड किया है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 which of the following represent on the recommendation to improve mathematics teaching and learning। तो एनसीएफ 2005 में ऑन द रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंजिंग मोड ऑफ असेसमेंट टू एग्जामिन स्टूडेंट मैथमेटाइजेशन एबिलिटीज रेदर देन प्रोसीड्यूरल नॉलेज। मतलब ऐसे असेसमेंट का तरीके, असेसमेंट तरीके को ऐसे चेंज कर देना कि बच्चे का जो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी होती है, थिंकिंग होती है, वो डेवलप हो सके रेदर देन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, या ट्रेनिंग टीचर सो दैट दे कैन हेल्प स्टूडेंट टू परफॉर्म बेटर इन मैथ ओलंपियाड, मतलब ट्रेन करना टीचर्स को, या एनकरेज स्टूडेंट टू प्रैक्टिस फ्रॉम वर्कबुक से प्रैक्टिस करना विद मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, या शिफ्टिंग फोकस टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ टू पॉपुलराइज मैथमेटिक्स। मतलब एक शिफ्ट कर देना फोकस को कि एम्प्लॉयबिलिटी में मतलब इंक्रीज हो ऑफ यूथ टू पॉपुलराइज मैथमेटिक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? चेंजिंग मोड्स ऑफ असेसमेंट टू एग्जामिन स्टूडेंट मैथमेटाइजेशन एबिलिटीज रेदर देन प्रोसीड्यूरल नॉलेज। हमें क्या करना है? बच्चों की जो मैथमेटिक एबिलिटी को उसको क्या करना है? इम्प्रूव करना है, ताकि बच्चे की जो सोच हो उसी तरीके से डेवलप हो सके। आपको पता होगा जो हमारा फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वो भी ये कहता है कि बच्चों को हमें इनफैक्ट मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करानी है, बच्चे इतना सक्षम हो कि वो नॉर्मल जो मैथमेटिक्स होता है उसको कर सके। राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 strongly recommend that teaching of EVS at primary level should primarily aim at। अब हमें EVS का प्राइमरी एम बताना है, तो ऑप्शन देखिए, डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट का डेवलप करना, या मेमोराइजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट,
मेमोराइजिंग मतलब रटना की बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्या है, या लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड दी, मतलब जो क्लासरूम लर्निंग है उसको आउटसाइड रियल वर्ल्ड से हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, ईवीएस में इंक्लूड करने का सबसे बड़ा एम है, ताकि हम क्लासरूम लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर सके। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट ECC लेवल नेशनल फ्रेमवर्क 2005 हैज लेड एम्फेसिस ऑन। अब ECC लेवल क्या है, आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, जहां पे इसमें ये बता रहा है कि नेशनल फ्रेमवर्क हैज लेड एम्फेसिस ऑन। अब नेशनल फ्रेमवर्क हमारा एम्फेसिस किस पे रखता है, यूनिवर्सलाइजेशन पे, हेल्थ हाइजीन पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट में, या प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो हमारा एनसीएफ किस पे डेवलप करता है, डिपेंड करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, मतलब कि बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर तरीके से क्या हो सके, बच्चे का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हमारा एनसीएफ डिपेंड करता है। राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what was published in 2005 by the National Council of Education Research and Training in India that provides the framework for making syllabus textbook teaching practices within the school education program in India। मतलब कि एनसीईआरटी ने क्या ऐसा चीज पब्लिश किया था जो हर स्कूल के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, ताकि हर एक स्कूल अपना सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग प्रैक्टिसेस उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सके। तो वो क्या है, सबसे पहले देखिए एनपीई या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आईसीडीएससी या ईएसएससी। तो हमारा क्या है, आपका एनसीएफ हमारा राइट आंसर है, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसी बेसिस इसके ये जो हमारा पूरा पूरा डॉक्यूमेंट है, इसी बेसिस पे सारे स्कूल एजुकेशन अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, which of the following is not a guiding principle of curriculum development according to NCF 2005। तो कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है वो हमें बताना है। सबसे पहले देखिए कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, ये हमारा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखिए इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रूट मेथड्स, ये भी हमारा प्रिंसिपल है, हमारी लर्निंग रूट मेथड से शिफ्ट हो जाए। या मेकिंग एग्जामिनेशन इजियर, क्या एग्जामिनेशन को इजियर बनाना, ये है या नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा क्या नहीं, हमारा प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल 5 है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा प्रिंसिपल जो नहीं है दैट इज मेकिंग एग्जामिनेशन इजियर। राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। अब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वो किस पे बेस्ड होती है, अगर हम नेशनल करिकुलम की बात करें 1975, 1988 और 2000 की बात करें तो ये हमारा व्यवहारवाद पे डिपेंड है, यानी बिहेवियरिज्म प्रिंसिपल पे डिपेंड है। लेकिन अगर हम 2005 से लेकर अगर हम बाकी एनसीएफ की बात करें 2005, 2009, आपका 2022, अगर हम बाकी एनसीएफ की बात करें तो वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे डिपेंड करता है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा अपना जो जो लर्न करता है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है और वो लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज रहता है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज जीरो करिकुलम। जीरो करिकुलम वो करिकुलम होता है जो कि टीचर पढ़ाता नहीं है, बच्चा अपने कह सकते हो कि अपने लर्निंग में, अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उस चीज में डेवलप करता है, चीजों को देख के सीखता है क्या कैसे होता है। तो ऐसा करिकुलम जो टीचर पढ़ाता नहीं है, कहीं ना कहीं इग्नोर करता है, वो करिकुलम ही आपका जीरो करिकुलम, और इसका एक और नाम है नल करिकुलम होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, up to class 2 the NCF 2005 prescribed no homework and after that how many hours a week from class 3। अब NCF 2005 ने ये कहा कि जो बच्चे क्लास 1 और 2 वाले होते हैं उनके लिए नो होमवर्क वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो क्लास आपके 3 to 5 वाले बच्चे होते हैं उनको पर वीक 2 घंटे के हिसाब से क्या देना चाहिए, आपका होमवर्क टाइम देना चाहिए, मतलब कि पर वीक में 2 घंटे के हिसाब से काम होगा। लेकिन 5th to 8 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 आवर पर डे। देन अगर हम सेकेंडरी और हाई लेवल एजुकेशन की बात करें तो वहां पे 2 आवर पर डे हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर 1 to 2 है तो उनके लिए नो होमवर्क है, 3 to 5 है तो 2 घंटे का होमवर्क पर वीक होगा,
5 to 8 है तो 1 आवर का होमवर्क पर डे होगा, या उससे अपर है सेकेंडरी और आपका हायर है तो आपका 2 आवर पर डे होगा, तो राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर, तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए? एक्टिव एंड सोशल, पैसिव एंड सोशल, पैसिव एंड सिंपल, एक्टिव एंड सिंपल। तो पैसिव वाला कॉन्सेप्ट ही चल जाता है, ठीक। सिंपल ना होगी, ये क्या चीज होगी? सोशल होगी। जब आप अपने समाज में चीजों को सीखते हो, बातचीत करते हो, भाई आपने अपने रियल लाइफ सिचुएशन से सीखते हो चीजों को, तो हमेशा लर्निंग हमेशा क्या होनी चाहिए? एक्टिव होना चाहिए और सोशल होनी चाहिए। राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। According to NCF 2005, the role of teacher has to be, जो रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए? परमिसिव होना चाहिए, ऑथोरेटिव होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ कह सकते हो कि उन्हीं के हाथ में अथॉरिटी हो, या फैसिलिटेटिव होना चाहिए कि बच्चों के साथ मिलजुल के बच्चों को इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाना, या फैसिलिटेटिव होना चाहिए। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था रोल ऑफ टीचर, मैंने आप लोग को बताया था, तो टीचर का रोल क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटिव होता है। तो ये राइट आंसर विल बी 3rd, ऑथोरेटिव और परमिसिव नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? फैसिलिटेटिव होगा। तो थैंक यू। तो बेटा थैंक यू सो मच। ये रहे हमारे एनसीएफ से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एनसीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम रहने लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा मुझसे। दूसरी चीज, मैं नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो कोठारी कमीशन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी तरीके से लाती रहूं। And finally, thank you so much and thanks for watching this video.